हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर वन। जेपीएससी पेपर वन में क्या देखेंगे? विविध देखेंगे। और विविध में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए विविध में आज हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन। इससे पहले विविध में क्या पढ़ चुके हैं? मानवाधिकार पढ़ चुके हैं, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन को भी पढ़ चुके हैं, नगरीकरण पढ़ चुके हैं, खेल नहीं पढ़े। और आज पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं गरीबी, बेरोजगारी, पुरस्कार, सम्मान, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। इन सभी पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं। जो इन सभी का वीडियो नहीं देखे, सभी का वीडियो अपलोड है। आप लोग जेपीएससी पेपर वन का जो प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जेपीएससी पेपर वन का जो प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन। साथ में इसका नोट्स प्राप्त करने के लिए, विविध का नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सअप नंबर है। आज तो हम व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहे हैं 9631926220 9631926220 9631926220। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसका नोट्स और एग्रीकल्चर का नोट्स, देखिए विविध का नोट्स, मिसलेनियस और एग्रीकल्चर का नोट्स प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और साथ में पेपर वन का करंट अफेयर्स, पेपर वन का करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन पूछेगा और पेपर टू का करंट अफेयर्स यहाँ से 7 क्वेश्चन पूछेगा। यदि इन दोनों का नोट्स चाहिए, इन दोनों का पीडीएफ चाहिए, तो वही व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग पेपर वन का करंट अफेयर्स भी और पेपर टू का करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब शुरू करेंगे आपदा प्रबंधन। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था झारखंड में आपदा प्रबंधन। यहाँ से जेपीएससी पेपर 2 में 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो को नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपदा प्रबंधन पेपर वन का, जो विविध में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए आपदा होता क्या है। आपदा होता क्या है? देखिए अचानक होने वाले विध्वंसकारी घटना को आपदा कहा जाता है। अचानक होने वाले विध्वंसकारी घटना को आपदा कहा जाता है। लेकिन कुछ मामलों में, कुछ आपदाओं को अब वैज्ञानिक पहले से गणना कर लेते हैं कि आपदा उस समय आएगी। लेकिन बहुत सारे आपदाएं अभी भी ऐसी हैं जिसकी गणना करना मुश्किल है। जैसे भूकंप है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा जैसे मान लीजिए कहीं रेल दुर्घटना हुआ, तो पहले से किसी को नहीं पता होता है कि रेल दुर्घटना होगी। तो अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को ही आपदा कहा जाता है। अब देखिए आपदा का विभिन्न प्रकार को देखेंगे। उससे पहले देखिए आपदा को वर्गीकरण करने के लिए किस संगठन का गठन किया गया है। आपदा को वर्गीकरण करने के लिए किस संगठन का गठन किया गया? तो याद रखिएगा पंत समिति 1999। पंत समिति 1999, जिसका गठन किस लिए किया गया था? आपदा को वर्गीकरण करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पंत समिति के अनुसार आपदा का मुख्य प्रकार, देखिए जलवायु संबंधी आपदा, जैसे चक्रवात का हो गया, बादल फटना, हिमस्खलन, देखिए बवंडर एवं तूफान, लू, सूखा, ओलावृष्टि, शीतलहर, सुनामी आदि। तो जितने भी ये आपदाएं देख रहे हैं सब जल और जलवायु संबंधी आपदाएं हैं। इनमें से चक्रवात, बादल का फटना, देखिए हाल ही में आप लोग को पता केदारनाथ में बादल फटा था। हिमस्खलन, बवंडर तूफान आते रहता है। लू तो प्रत्येक साल गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है। सूखा तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी सूखा जो है बहुत ही खतरनाक आपदा है। ओलावृष्टि, शीतलहर, सुनामी आदि ये सभी जलवायु संबंधी आपदा होती है। भूमि संबंधी आपदा, देखिए भूस्खलन, भूकंप, बांध का टूटना, खदानों की आग। तो याद रखिएगा भूमि संबंधी आपदा में कौन कौन आता है? भूस्खलन, भूकंप, बांध का टूटना, खदानों की आग। उसके बाद देखिए अब देखिए दुर्घटना संबंधी आपदा। दुर्घटना संबंधी आपदा में देखिए जंगल की आग है, खदानों में जल जमाव, इमारतों का ढहना, हवाई रेल सड़क दुर्घटना, तेल का फैलाव और शहरों में आग लग जाना दुर्घटना संबंधी आपदा के अंतर्गत आता है। अब देखिए जैविक आपदा में देखिए कौन कौन आता है। देखिए जैविक आपदा में महामारी, कीटों का हमला, पशुओं की महामारी, जहरीला भोजन आदि। जैविक आपदा में देखिए क्या क्या आता है? महामारी, कीटों का हमला, पशुओं की महामारी, जहरीला भोजन।
अब देखिए रासायनिक आपदा या औद्योगिक आपदा, रासायनिक आपदा या औद्योगिक आपदा, इसके अंतर्गत देखिए रासायनिक गैसों का रिसाव, न्यूक्लियर बम का गिरना। बहुत सारे फैक्ट्री में आप लोग सुनते होंगे कि गैस लीक कर जाता है तो जिसके कारण बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। तो न्यूक्लियर बम का गिरना ये भी रासायनिक आपदा के अंतर्गत आता है। अब आके देखिए भारत में विभिन्न आपदा के लिए अलग अलग नोडल एजेंसी बनाए, विभिन्न आपदा के लिए अलग अलग नोडल एजेंसी बनाए। जैसे सूखा आदि आ जाता तो कृषि मंत्रालय इसे संभालेगा, सूखा आपदा आ जाता तो किसके पास इसका जिम्मेवारी है? कृषि मंत्रालय के पास। यदि प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा आ जाता है तो गृह मंत्रालय, देखिए प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा आ जाता है तो गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। रासायनिक आपदा के लिए पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, न्यूक्लियर आपदा के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्रालय बनाया गया। तो देख लीजिए विभिन्न आपदा के लिए अलग अलग नोडल एजेंसी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आज़ादी के बाद भारत में जो सूखा का आपदा है 1996 में आया, 1969 में आया, 1970, 1972, 1979, 1982, 1987 और 2002 में आया। तो आज़ादी के बाद सूखा की आपदा जो भारत में तो इतने वर्ष आए, आप लोग याद रखिएगा 96, 69, 70, 72, 79, 82, 87 और 2002 में अभी तक सूखा पड़ा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 2005 ईस्वी में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन कब किया गया? तो 2005 ईस्वी में। देखिए और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला स्तर, स्थानीय निकाय पर इसका गठन किया गया है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम केंद्र में, उसके बाद राज्य में, उसके बाद जिला में, उसके बाद स्थानीय निकाय में इसका गठन किया गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन 2005 में हुआ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी 2005 में और स्थानीय निकाय प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन 2005 में हुआ। देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके साथ 9 अन्य सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं और साथ में 9 अन्य सदस्य भी होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। स्थानीय निकाय में जो अध्यक्ष होते हैं राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी आप लोग देखें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष जो केंद्र में होते हैं वो प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य, राज्य में मुख्यमंत्री और जिला में जिला कलेक्टर होते हैं। स्थानीय निकाय में देखिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति, इसका गठन 2005 में हुआ। राष्ट्रीय आपदा रिलीफ फोर्स, इसका गठन 2005 में हुआ। और देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब बना? 2009 में बना। एक चीज़ और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपदा प्रबंधन पर जापान के संडाई शहर में 2015 में 187 देशों का बैठक हुआ जिसमें संडाई फ्रेमवर्क कहते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन पर जापान के एक शहर है संडाई शहर, 2015 में 187 देशों का बैठक हुआ जिसे संडाई फ्रेमवर्क भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संडाई फ्रेमवर्क की अधिनियमों को क्रियान्वयन करने के लिए विश्व का पहला जो देश बना वो कौन है? भारत है। और देखिए संडाई फ्रेमवर्क में बहुत सारे नियम बनाया गया और उन नियमों को क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहला देश कौन बना? भारत बना। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में लाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब लाया गया? 2016 में लाया गया। 2015 में यह बैठक हुआ, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना लाया गया। आपातकालीन सेवाओं के लिए नंबर जारी किया गया 112 और प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण आपदा एवं उसका प्रबंधन। कुछ आपदाएं को देखेंगे एवं प्रबंधन किस प्रकार करते हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूखा। क्या देखेंगे? सूखा देखेंगे। तो देखिए भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 75% कम हो तो ऐसी स्थिति को सूखा कहा जाता है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ जितना भी वर्षा होता है उसका 75% अधिक कम हुआ
सामान्य वर्षा से यदि 75% वर्षा कम हुई तो उस स्थिति को सूखा कहा जाता है। और भारत को सूखे की दृष्टि से देखें तो 3 जोन में बांटा गया। भारत को सूखे की दृष्टि से देखो तो 3 जोन में बांटा गया। पहला जोन में देखिए अत्यधिक सूखा, पहला जोन में होता है अत्यधिक सूखा। और देखिए जोन 2 में देखिए गंभीर सूखा, और जोन 3 में देखिए सामान्य सूखा। तो याद रखिएगा जोन 1 में अत्यधिक, जोन 2 में गंभीर और जोन 3 में सामान्य सूखा को रखा गया है। अब देखिए सूखे से निपटने का उपाय क्या है, सूखे से निपटने का उपाय क्या क्या है। तो देखिए तालाब, जलाशय का निर्माण, बांध का निर्माण, नहर बनाना, सरकार के विभिन्न योजनाओं के लिए प्रोत्साहित करना, अनाज भंडार गृह का निर्माण आदि करना। तो याद रखिएगा सूखे से निपटने के लिए तालाब बनाया जाता है, जलाशय का निर्माण किया जाता है, बांध का निर्माण, नहर का निर्माण, सरकार का विभिन्न योजनाओं के लिए प्रोत्साहित करना, अनाज भंडार गृह का निर्माण किया जाता है। अभी हम लोग देखें सूखा किसे कहते हैं, सूखे की दृष्टि से कितने जोन बनाए गए भारत में और सूखे से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए। अब हम लोग देखेंगे बाढ़। देखिए बाढ़ क्या है, यह एक विनाशकारी और विध्वंसक आपदा है जिसमें नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगता है। बाढ़ को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, बाढ़ आप भली भांति समझते हैं। अब देखिए भारत में 3 बाढ़ क्षेत्र के रूप में बांटा गया। भारत को तीन बाढ़ क्षेत्र के रूप में बांटा गया। पहला में देखिए जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती, फर्स्ट में देखिए जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती, जैसे गंगा घाटी मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान, महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि, इन नदियों में हमेशा बाढ़ आते रहता है। आगे देखिए 2 नंबर में जहां 1 से 5 वर्षों में बाढ़ आता है। सेकंड में क्या है, जहां 1 से 5 वर्षों में बाढ़ आता है। भारत में अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसी में आते हैं। भारत में अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसी में आते हैं, सेकंड जोन में। और देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड क्षेत्र में जहां 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि में बाढ़ आते हैं। थर्ड में जहां 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि में बाढ़ आते हैं, वो तीसरा क्षेत्र बनाया गया। पहला में देखिए प्रत्येक वर्ष आता है, सेकंड में देखिए जहाँ 5 वर्ष में 1 से 5 वर्ष के बीच आता है, और थर्ड में जहाँ 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि में बाढ़ आते हैं। अब देखिए भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है, यदि पूछे भारत का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान। अब देखिए बाढ़ का प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा। बाढ़ का प्रबंधन देखिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, कंट्रोल रूम का बनाना, मौसम रिपोर्ट एवं बाढ़ बुलेटिनों का प्रसारण, महत्वपूर्ण क्षेत्र में विद्युत चालित नौकाओं का प्रयोग करना, खाद्यान्न एवं मूलभूत आवश्यकताओं का व्यवस्था। जो बाढ़ का प्रबंधन है इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा। देखिए जिला समितियों का गठन, कंट्रोल रूम बनाना, मौसम रिपोर्ट तथा बाढ़ बुलेटिन को प्रसारण करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विद्युत नौकाओं का प्रयोग करना और खाद्यान्न एवं मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना। आगे देख लेते हैं। देखिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात करना, एनडीआरएफ की टीम को तैनात करना। चलिए आगे देखते हैं। इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया। किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए त्रिआयामी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया, तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। आगे देखिए बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की पूर्वानुमान एवं चेतावनी के लिए कितने देशव्यापी प्रणाली की स्थापना की है, कितने देशव्यापी प्रणाली की स्थापना की है। याद रखिएगा 157 देशव्यापी प्रणाली की स्थापना है जो 62 नदी क्षेत्रों में अवस्थित है। बाढ़ में देखिए भारत में कुल कितने राज्य बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है, तो आप लोग याद रखिएगा 22 स्टेट। भारत में कुल कितने राज्य बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है, तो याद रखिएगा 22 राज्य। अब देखेंगे हम लोग चक्रवात। अभी हम लोग सूखा पढ़ लिए, बाढ़ को पढ़ लिए, अब देखेंगे हम लोग चक्रवात। देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पवन विक्षोभ को चक्रवात कहते हैं। याद रखिएगा वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पवन विक्षोभ को ही चक्रवात कहते हैं, जिसका वेग काफ़ी ज़्यादा होता है। और चक्रवात को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए चक्रवात को अमेरिका में हैरिकेन कहा जाता है, चाइना और फिलीपींस में टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में टोर्नेडो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक और नाम दिया गया वेली। आप लोग याद रखिएगा अमेरिका में हैरिकेन या तो टोर्नेडो, चाइना और फिलीपींस में टाइफून, जापान में टाइफू और ऑस्ट्रेलिया में वेली। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में वेली। तो इतने सारे नाम चक्रवात के हैं अलग अलग देशों में। आगे देखते हैं। देखिए चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के 2 प्रकार हैं। एक में देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, देखिए व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न चक्रवात को
उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह चक्रवात छोटा होता है, इस प्रकार का चक्रवात ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। अब देखिए व्यापारिक पवनें क्या, इसे आप लोग को जानना जरूरी नहीं, बस याद रखिएगा कि व्यापारिक पवनों के कारण उत्पन्न चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यह चक्रवात छोटा होता है, इस प्रकार का चक्रवात ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसे देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में देखिए इसमें पछुआ पवनों जिसे वेस्टर्न विंड कहते हैं, पछुआ पवनों जिसे वेस्टर्न विंड कहते हैं, जिसके कारण उत्पन्न चक्रवात को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात बड़ा होता है और हानिकारक भी होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखिए वेस्टर्न विंड के कारण उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात बड़ा होता है और हानिकारक भी होता है। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार भी आकार का होता है, याद रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा होता है, भी आकार का होता है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, याद रखिएगा। शीतोष्ण भी आकार और उष्ण कटिबंधीय गोलाकार, शीतोष्ण भी आकार और उष्ण कटिबंधीय गोलाकार। चलिए आगे देखते हैं। भारत में देखिए, भारत में चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। भारत में जो चक्रवात आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है। भारत में चक्रवात की जो गति है 30 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में चक्रवात का जो गति है 30 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटा। उड़ीसा में चक्रवात आया था 2013 में, उड़ीसा में चक्रवात आया था 2013 में 225 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा वेग से, इसलिए उसका नाम रखा था सुपर साइक्लोन, उसका नाम रखा गया था सुपर साइक्लोन। याद रखिएगा उड़ीसा में 2013 में जो चक्रवात आया था उसका वेग 225 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा था, इसलिए उसका नाम सुपर साइक्लोन रखा गया था। आगे देखते हैं। भारत में 1977 में आए चक्रवात में देखिए 20,000 लोग मारे गए थे। भारत में 1977 में आए चक्रवात से 20,000 लोग मारे गए थे। और देखिए जिस प्रकार 1977 में जो चक्रवात आया था 20,000 लोग मारे गए थे, उसी प्रकार उसी रफ्तार उसी वेग से 2005 में भी चक्रवात आया, लेकिन मात्र 27 लोग मारे गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि निगरानी चेतावनी प्रणाली इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम की व्यवस्था हो गया था 2005 में, लेकिन 1977 में ये टेक्निक नहीं था, जिसके कारण 20,000 लोग मारे गए। 2005 में आ गया था इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम, इसकी मदद से मात्र 27 लोगों की मृत्यु, इसकी मदद से चक्रवात कंट्रोल किया गया। चक्रवात आने से पहले लोगों को जानकारी दिया गया, तो मात्र 27 लोगों की मृत्यु हुई। तो देखिए कितना फर्क है, 20,000 कहाँ 27। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूस्खलन। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सूखा पढ़ लिए, बाढ़ पढ़ लिए और चक्रवात पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे भूस्खलन। कारण देखिए, अत्यधिक वर्षा, खनन, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, वनों का विनाश। कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, खनन, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण और वनों का विनाश भूस्खलन का कारण है। और किन क्षेत्रों में भूस्खलन होता है? तो याद रखिएगा नवीन हिमालय सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाले क्षेत्र है। नवीन हिमालय सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी राज्य, देखिए उत्तरी पूर्वी राज्य जो भारत का ऐसे ही इलाका है, हम मैप नहीं बनाए। और पश्चिमी घाट। अभी आप लोग देखें किन किन क्षेत्रों में भूस्खलन सबसे ज़्यादा होता है? नवीन हिमालय वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं। प्रबंधन देखिए, भूस्खलन का प्रबंधन, समुचित खेती करना। क्या देखिए? समुचित खेती करना और वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। प्रबंधन देखिए, समुचित खेती करना और वनों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। देखिए भूस्खलन में हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना था, जितना भी हम लोग देखे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, उसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखेंगे भूकंप के बारे में। भूमि का कंपन करना भूकंप कहलाता है। भूमि का कंपन करना भूकंप कहलाता है। और भूकंप आता कैसे? देखिए ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेटों की अस्थिरता और भ्रंश घाटी। इसका कारण देखिए ज्वालामुखी है और प्लेटों की अस्थिरता और भ्रंश घाटी। भूकंप के देखिए भूकंप के 3 प्रकार के तरंग होते हैं। भूकंप के 3 प्रकार के तरंग होते हैं। पहला देखिए पी तरंग है, जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, सबसे ज़्यादा तीव्र होता है। एस तरंग है, जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। और एस एल देखिए, एस एल मतलब सरफेस लॉन्ग वेव। एसएल तरंग है, जिसे सरफेस लॉन्ग वेव कहते हैं, जो सबसे कम होता है। तो आप लोग याद रखिएगा भूकंप के 3 तरंग हैं। पहला पी तरंग, जिसे प्राइमरी वेव कहते हैं, सबसे तीव्र होता है। एस तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। और तीसरा देखिए एसएल, एसएल मतलब सरफेस लॉन्ग वेव, जो सबसे कम होता है। आगे देखिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा, देखिए कौन सी तरंग सतह और जल दोनों पर आ सकते हैं? कौन सी तरंग सतह और जल दोनों पर आ सकते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा पी तरंग है, प्राइमरी वेव। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक हानिकारक तरंग लॉन्ग पीरियड वेव। भूकंप जहां जनरेट होता है मूल केंद्र, भूकंप जहां इफेक्ट करता है उसे अधिक केंद्र। भूकंप आने पर रेडॉन गैस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से और रिक्टर स्केल, फेरल स्केल, मार्केली स्केल भूकंप से संबंधित है। अब देखिए भारत में
अब देखिए भारत में भूकंप, भारत में जो भूकंप आता है, भारत के प्रायद्वीप पठार में भूकंप आने का क्या कारण है? भ्रंश रेखा के कारण प्लेटों का संचरण, भ्रंश रेखा के कारण प्लेटों का संचरण। प्लेटों का संचरण मतलब पृथ्वी के नीचे जो प्लेट है वह मोशन में आ जाता है, वो गति करने लगती है। और देखिए भूकंप का जोन, भारत में भूकंप का जोन कितने जोनों में बांटा गया? तो सबसे पहले देखिए जोन 2, जोन 2 में देखिए जहाँ 6 mm तीव्रता या इससे कम तीव्रता होती है, देश का 46% हिस्सा इसमें आता है। भूकंप के जोन में जोन 2 देखिए जहाँ 6 mm तीव्रता या इससे कम की तीव्रता भूकंप आती है और देश का 46% हिस्सा इसमें कवर करता है। जोन 3 जहाँ 7 mm से ज़्यादा तीव्रता वाली भूकंप आती है और देश का 27% हिस्सा इसमें कवर होता है। जोन 4 जहाँ 8 mm से ज़्यादा तीव्रता वाली भूकंप आती है, देश का 18% हिस्सा इसमें कवर है। और जोन 5 में जहाँ 9 mm तीव्रता इससे कम की तीव्रता 9 mm या इससे कम की तीव्रता आती है, भारत का 12% हिस्सा इसमें कवर है। अब देखिए सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र जोन 5 है। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन है? जोन 5 है। इसमें देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ की उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार नीचे आ गया। तो आप लोग याद रखिएगा जोन 5 सर्वाधिक खतरनाक है, सर्वाधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ की उत्तरी बिहार का कुछ भाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं। भारत में न्यूनतम भूकंप क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा प्रायद्वीप पठार। एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा, भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड कब हुआ? 2-3 दिसंबर 1984। और कारण देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट, कारण देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। देखिए आज का अंतिम है, हाल ही में निपाह वायरस से प्रभावित राज्य कौन है? केरल है। हाल ही में निपाह वायरस से प्रभावित राज्य कौन है? केरल है। अभी हम लोग आपदा प्रबंधन को देखें, विविध के अंतर्गत आपदा प्रबंधन को देखें और विविध में मात्र एक टॉपिक छूट गया, खेल। इसे भी हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। यदि इसका PDF किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, तो व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहे हैं 9631926220 पर संपर्क कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।